देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने समास की परिभाषा आपको बताई। मैंने समास के भेद को उदाहरण सहित आप सबको व्याख्या करके बताया कि हम लोग समास की पहचान कैसे कर सकते हैं। अब आप सबके परीक्षा की बारी है। अब आप सब को मैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आपके सामने, और मैं खैर परीक्षा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, मगर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप परीक्षा में जब आप बैठे हों तो उस वक्त में किस प्रकार आप समझ करके टिक लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ करके क्या करना है तो हमें सटीक उत्तर लगाना है। और परीक्षा में जो हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न रहते हैं उसमें 1 से 2 नंबर अथवा 3 नंबर का तो प्रश्न समास से रहता ही है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। हमारा प्रथम सवाल है जो समास के कितने भेद हैं। तो मैंने जब आपको समास की परिभाषा बताई, समास के भेद बताए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। तो अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट होगा, है ना। उसी प्रकार दूसरा हमारे बीच क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो वैसे समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता है ना, माता लिखा हुआ है ना, माता और पिता है ना, तो माता च पिता अर्थात माता और पिता। तो इस पे माता की भी उतनी ही प्रधानता है जितनी कि पिता की प्रधानता है ना। तो माता पिता कौन सा समास हो गया, तो माता पिता हो गया। माता पिता कौन समास हो गया, तो द्वंद्व समास हो गया, है ना। तो वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, तो समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन करेक्ट हमारा होगा, है ना। तो ये हम करेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जिसमें समस्त पद में पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्या विशेषण हो वह क्या कहलाता है। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्या का बोध कराता है, उस समास को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है उसमें प्रथम पद जो होता है ना वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुज हो गया, है ना, पंचभुज हो गया, है ना, चौराहा हो गया, ये सब आपको मैंने बताया था। तो जैसे ही संख्यावाचक विशेषण बताया कि कौन सा ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद जो होता है वो क्या किस चीज़ का बोध कराता है, तो संख्या का बोध कराता है, तो वो समास क्या होता है, तो द्विगु समास होता है ना। और आजीवन में कौन सा समास है, तो मैंने आपको बताया था कि वैसा समास जिसमें क्या हो, प्रथम पद क्या हो, तो अव्यय हो, अथवा क्या हो जो उसमें कोई ना कोई उपसर्ग लगा हो। जैसे आजीवन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा, अव्ययभाव होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। अब अगला सवाल हमारा है, 5वां नंबर सवाल है, जो पद चिन्ह में कौन सा समास है ना। तो पद चिन्ह का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा, पद का चिन्ह, पद मतलब पाँव, है ना, पद का चिन्ह, पाँव का चिन्ह। तो जब इसका तत्पुरुष समास की क्या खासियत होती है कि इसमें कारक का लोप रहता है ना, कारक छुपा रहता है। जैसे पद का चिन्ह, तो इसमें का है, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पैपर, संबोधन है अरे अहो अजी। तो पद चिन्ह में क्या है, पद का चिन्ह, तो इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है, लोप है कारक का, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी नंबर। हमारा डी नंबर ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसी प्रकार राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार को जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का कुमार, है ना, राजकुमार, तो क्या होगा, राजा का लड़का, तो उसको क्या विग्रह करेंगे, अर्थात ये कौन सा समास है, सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी नंबर जो ऑप्शन जो है तत्पुरुष समास है ना, इसको विग्रह करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा जिसमें कारक चिन्ह का क्या है, राजकुमार में लोप है ना। तो तत्पुरुष की खासियत भी यही होती है। अगला सवाल हमारा है 7वां नंबर प्रश्न, राजा रानी में कौन सा समास है। तो मैंने आपको समास बताया था द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में मैंने आपको क्या बताया था कि द्वंद्व समास में हमेशा क्या लगा रहता है, तो 2 पद रहते हैं, उनके बीच में क्या लगा रहता है, तो 2 पद के बीच में क्या लगा रहता है, तो 2 पद के ठीक बीच में लगा रहता है योजक चिन्ह, है ना। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह लगा रहता है ना। तो क्या होगा, तो राजा और रानी कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा राजा रानी हो जाएगा कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, है ना, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो
और दो पदों के बीच में क्या लगा रहे, योजक चिन्ह लगा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो राजा रानी कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, है ना। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, गुणदोष, पंचवटी, राजकन्या, चंद्रमुखी। देखिए तो द्विगु समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विगु समास की खासियत क्या होती है कि प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो इसमें प्रथम पद जो है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रथम पद है जिसमें संख्या का बोध रहा था, ऑप्शन बी नंबर देखिए, पंचवटी। पंच मतलब क्या, 5, है ना, तो ये संख्या का बोध करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, जो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, जैसे गुणदोष, पंचवटी, राजकन्या, चंद्रमुखी। तो इसमें कर्मधारय समास की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है वह दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। तो इसमें चंद्रमुखी शब्द को देखिए, है ना, गुणदोष ये तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। पंचवटी ये कौन समास हो गया, तो ये पंचवटी संख्या का बोध करा रहा है, तो ये क्या होगा, द्विगु समास होगा। राजकन्या, इसका यदि विग्रह करेंगे तो राजा की कन्या, है ना, तो ये कौन समास हो गया, तत्पुरुष हो गया। तो बचा कौन, चंद्रमुखी बचा, है ना। इसमें चंद्र जो है और मुखी, है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें चंद्र जो है ये मुख्य क्या कर रहा है, चंद्र अर्थात चंद्रमा, जिसका मुख क्या हो, चंद्रमा के समान हो, है ना। तो इसमें प्रथम पद जो है सो दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रिभुज का त्रि क्या है, त्रि मतलब क्या, त्रि का अर्थ हुआ 3, तो ये हमें क्या बोध करवा रहा है, संख्या का बोध करवा रहा है। तो क्या होगा, त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास होगा। वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या करे, तो संख्या का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिभुज में कौन सा समास हो गया, तो द्विगु समास हो गया। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ ही है संक्षेप, है ना, संक्षेप होगा, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे संक्षेप किस लिए, इसमें हमने 4 ऑप्शन हमारे थे, इसमें हमने संक्षेप ही क्यों लगाया। जैसे देखिए, जैसे हमने केवल एक शब्द कहा लंबोदर, है ना, मगर उसका अर्थ यदि हम देखें तो बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है। लंबोदर हमने कहा, किसे कहा, तो लंबा है जिसका उदर, अर्थात हमने केंद्रित किसकी ओर किया, तो विघ्नहर्ता गणेश की ओर हमने सूचित किया, है ना। मगर एक शब्द हमने क्या कह दिया, तो लंबोदर। तो समास का यही शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, गजानन में कौन सा समास है। गज अर्थात कहा जाता है, गज कहा जाता है हाथी को, आनन मतलब क्या कहते हैं, मुख, है ना। तो जिसका मुख गज के समान है, तो किनका मुख गज के समान है, गणेश जी का, है ना। और बहुव्रीहि समास की क्या खासियत होती है, वैसा पद या फिर वैसा समास जो क्या करे, तो किसी न किसी देवी अथवा देवता की ओर संकेत करे, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। बहुव्रीहि समास होगा। गजानन कौन सा समास हो जाएगा, हम गणेश जी को क्या कहकर पुकारते हैं, गजानन कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारे बीच है, देशभक्ति कौन सा समास है ना। जैसे देशभक्ति का आप विग्रह करिए, है ना, तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, है ना। द्विगु समास क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास की खासियत क्या होती है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो देशभक्ति में देश क्या संख्यावाचक शब्द है, नहीं ना है, तो ये नहीं होगा द्विगु समास। तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति, इसको यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या है, के लिए बीच में चिन्ह आ रहा है, जो कि क्या है, कारक चिन्ह है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौ मतलब क्या, 4, क्या कर रहा है, ये हमें संख्या का बोध करा रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी द्विगु समास होगा, है ना। जो द्विगु समास क्या होता है, तो संख्या का बोध हमें करवाता है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो महात्मा में कौन सा समास है ना। तो महात्मा किसे कहते हैं, है ना, जिसकी आत्मा क्या हो, महान हो, है ना। तो हम आत्मा की विशेषता बता रहे हैं कि महान आत्मा है। तो कर्मधारय समास की यह खासियत ही होती है कि कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है वह दूसरे पद की विशेषता बताता है ना। तो यहाँ पे ये महात्मा जो होगा कौन समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, तो करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार है, महाविद्यालय शब्द में
समास पहचानिए। तो महाविद्यालय कह करके हम क्या कर रहे हैं, तो महान है जो विद्यालय, तो हम लोग विद्यालय की खासियत बता रहे हैं कि वैसा विद्यालय जो कि महान है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, महाविद्यालय। तो यह भी कौन सा समास हो गया, तो कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि इसमें पहला पद जो है वो दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। ठीक उसी प्रकार अगले समास की ओर हम चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आया है एक दंत में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास में क्या होती है अमूमन, कि हम जो शब्द पढ़ते हैं उस शब्द में या फिर शब्द लिखते हैं उसमें क्या होता है, जो हम कह तो देते हैं एक शब्द में, मगर हमारा ध्यान किसी न किसी देवी देवता या फिर किसी खास शख्स की ओर होता है। आपने गणेश जी की आरती सुनी होगी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, है ना, सुना होगा ना, माथे सिंदूर सोहे मूषे की सवारी। अर्थात हम क्या कहते हैं, गणेश जी को एक दंत कह करके पुकारते हैं, है ना। तो ये कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि हमने एक दंत कहा और हमारा ध्यान किसकी ओर है, तो श्री गणेश जी की ओर है ना, जो कि विघ्नहर्ता हैं, है ना, प्रथम पूजनीय हैं। उसी प्रकार नेत्रहीन में कौन सा समास है, तो नेत्रहीन का यदि आप लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नेत्र से हीन, है ना, जो कि नेत्र से हीन है, जो कि अंधा है, उसे क्या कहेंगे, नेत्रहीन। तो नेत्र से हीन के बीच में से जो है इसमें क्या है, कारक चिन्ह है ना। तो ये कौन सा है वो समास हो जाएगा, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नवरात्र में कौन सा समास है, तो नवरात्र में नव जो है सो क्या करता है, एक संख्या का बोध करवाता है। हमने पढ़ा है कि वैसा समास जो कि संख्या का बोध कराए, है ना, वैसा पद जो संख्या का बोध कराए, प्रथम पद उसका, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार पंचभुज में कौन सा समास है, तो पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। तो पंचभुज कौन सा समास हो जाएगा, तो पंचभुज अर्थात पांच भुजाओं से घिरी आकृति को, है ना। तो पंच का संख्या का बोध करा रहा है, तो ये कौन समास हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास हमारा, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव डील करके बताएं, सीधा मेरा मकसद ABCD करते हुए ऑब्जेक्टिव टी लगाना नहीं था। मेरा मकसद है कि आपको समझाते हुए मैं टिक लगाऊं, और ताकि आप परीक्षा भवन में भी बैठे रहें तो आपको यह स्मरण रहे कि जो मुझे सही ऑप्शन कौन चुनना है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल सूझबूझ से हम यदि टिक लगाएंगे, है ना, तो सटीक नंबर हमारा उठेगा और हमारा परीक्षा परिणाम जो होगा वो बेहद ही शानदार होगा। आप सब मन से पढ़ते रहिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। शुभ आशीर्वाद आप सबको, धन्यवाद।